आप जब अपना काम करवाने सरकारी तंत्र में जाते हैं तो भ्रष्ट अधिकारियों से तो आपका पाला पड़ता ही होगा। इसलिए आज तीसरी आंख में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की बेशर्मी हम आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने रिश्वतखोरी में हदें पार कर दी हैं। हो सकता है इन अधिकारियों से आपको मिलना भी पड़ा हो, तो आज इस शो को जरूर देखिए और खुश हो जाइए, क्योंकि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो आम आदमी को नोचने वाले इन लालची गिद्धों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसे बड़े अधिकारी संवैधानिक शपथ लेते हैं। शपथ का मूल भाव ईमानदारी से जनता की सेवा करना होता है। ये अधिकारी प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर इनके कर्तव्य की राह में रुकावट खड़ी की गई तब भी वो निडरता और निष्पक्षता के साथ अपना फर्ज पूरा करेंगे, कीमत चाहे जो हो। लेकिन बड़ी कुर्सी मिलने के बाद इनमें से कई अफसर ओथ ऑफ ऑफिस के अर्थ को 360 डिग्री पूरा घुमा देते हैं। कहते हैं कि हमसे काम करवाने के लिए रिश्वत की मोटी रकम तो दे दो भाई। और आज इन भ्रष्ट अफसरों की मुराद पूरी जो नहीं करता है उसे बर्बाद करने के लिए ये अपनी सरकारी ताकत का सबसे गलत इस्तेमाल करने से कभी नहीं चूकते। आज तीसरी आंख में ऐसे अधिकारियों और भ्रष्ट सिस्टम की कुंडलियां खुलने जा रही हैं जिनकी काली करतूत सुनकर रावण को भी शर्म आ जाए और इनके तहखानों में मिले पैसे के अंबार को देखकर कुबेर भी खुद को बौना महसूस करने लगेगा। जरा सोचिए कितना पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने। नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आज सोशल मीडिया का जमाना है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बड़े बड़े अधिकारी अपने रोजाना किए जाने वाले काम के वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। एक आंख से देखने पर तो लगता है कि ये अधिकारी तो देवता हैं। इन्हीं की वजह से कलयुग में न्याय, हक और इंसानियत का वजूद बचा हुआ है। वहीं दूसरी आंख बताती है कि जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। काम के दौरान जिन लोगों का पाला इन अधिकारियों से पड़ा, उनका तजुर्बा अलग ही कहानी पेश करता है। और आज तीसरी आंख में हम आपके सामने कई बड़े अफसरों और सरकारी विभाग की 10 दिशाओं का विश्लेषण पेश करेंगे। बात होगी उनके नाम, काम और शोहरत की, फिर कारनामे और कांड की भी। जब आप तीसरी आंख के जरिए पूरा सच देखेंगे तो यकीन मानिए ऐसे सरकारी सिस्टम पर आप भूलकर भी यकीन करना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, आज आपको सबसे पहले मिलवाते हैं एक ऐसे महाभ्रष्ट अधिकारी से जिसकी बात अगर आपने नहीं मानी, उसके मुताबिक उसे रिश्वत नहीं दी, तो वो आपको बर्बाद करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किसी भी हद तक कर सकता है। हैरान हो जाएंगे जब इसकी कहानी सुनेंगे। ये सिस्टम का हिस्सा है। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हाल ही में सीबीआई को 2007 बैच के आईआरएस अफसर अमित कुमार सिंघल के खिलाफ केस चलाने की ऑफिशियल मंजूरी दे दी है। अमित सिंघल वो अधिकारी हैं जिन पर चोरी और सीनाजोरी की कहावत एकदम फिट बैठती है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वो कानून के मुताबिक सरकार का खजाना भरने और नागरिकों की आर्थिक तरक्की में मदद करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन अमित सिंघल ने कुर्सी और ताकत का इस्तेमाल कारोबारियों को धमकी देने और अपना निजी खजाना भरने में किया। जब अमित सिंघल मुंबई कस्टम विभाग में जॉइंट कमिश्नर के पद पर तैनात थे तो उन्होंने ला पिनो पिज्जा के मालिक सनम कपूर पर रौब जमाकर मुंबई में फ्रेंचाइजी हथिया ली। उन्होंने ये बिजनेस अपनी मां और साथी हर्ष कोटक के नाम पर शुरू किया। लेकिन अमित सिंघल के बार बार बिजनेस नियमों का उल्लंघन करने से सनम कपूर का धैर्य जवाब दे गया।
आखिरकार उन्होंने साझेदारी तोड़ दी अधिकारी के साथ। इससे अमित सिंघल ने अपने बड़े पद के खिलाफ बगावत समझ लिया और अपनी कुर्सी का बेजा इस्तेमाल करते हुए सनम कपूर को भारी भरकम इनकम टैक्स और जुर्माने का नोटिस भेज दिया और फिर ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। आखिरकार बिजनेस चलाने के लिए लापिनो पिज्जा के मालिक सनम कपूर ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। जब बिचौलिए हर्ष कोटक से संपर्क किया गया तो उसने सीधे अमित सिंघल से बात करने का फरमान सुना दिया। सनम कपूर ने जब अमित सिंघल से संपर्क भी किया तो उसने बेधड़क 45 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। ऐसे अधिकारियों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, फिर रिश्वत मांगते हैं, हिस्सा भी लेते हैं आपके साथ। लेकिन फिर क्या होता है, तब तक अमित कुमार सिंघल का तबादला दिल्ली में हो चुका था और वो आईटीओ की सीआर बिल्डिंग में डायरेक्टरेट ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात हो चुके थे। अब चक्रव्यूह में फंस चुकी सनम कपूर ने सीधे सीबीआई के सामने पूरा सच उगल दिया। जांच एजेंसी ने जाल बिछाकर अमित सिंघल के साथ ही हर्ष कोटक को 25 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं आईआरएस अफसर को अरेस्ट कर उनके दिल्ली, मोहाली, मुंबई और पंजाब के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। वही अफसर जो रिश्वत मांग रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। इस छापेमारी के दौरान अमित सिंघल की पूरी कुंडली खुद ब खुद खुल गई। हैरान हो जाएंगे आप सुनकर इस पूरी बात को। उनके ठिकानों से अकूत अवैध दौलत का भंडार मिला। इस रेड में सीबीआई को अमित सिंघल के ठिकानों से करीब 3.5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और 1 करोड़ कैश बरामद हुआ। इसके अलावा 25 अलग अलग बैंक खातों के साथ एक लॉकर से कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले। वहीं एजेंसी को दिल्ली, मुंबई और पंजाब में अमित सिंघल के नाम पर कई संपत्तियों के कागजात भी मिले। सीबीआई को जांच में पता चला कि इनकम टैक्स में छूट दिलाने के नाम पर अमित सिंघल कारोबारियों से मोटी रिश्वत वसूलता था। और इतनी दौलत जमा होने के बावजूद अमित सिंघल के लालच का घड़ा अभी नहीं भरा था। जो कारोबारी उसे मोटी रिश्वत नहीं देता, उसे भारी जुर्माने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का खेल शुरू हो जाता था। आपने ब्लैकमेलर शब्द सुना होगा, लेकिन अधिकारी के साथ जब इस शब्द को आप जोड़ देते हैं तो आप जरा सोचिए कि सिस्टम के बारे में आप क्या सोचेंगे। ऐसे अधिकारी अगर आपकी किस्मत का फैसला सिस्टम में बैठकर करेंगे तो आपका क्या हश्र होगा। अब आते हैं दूसरे अधिकारी पर। जब बात करप्ट ब्यूरोक्रेसी पर हो रही है तो भ्रष्टाचार के बादशाह रहे पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की कुंडली खोलना तो बहुत जरूरी हो जाता है। भुल्लर 2016 में प्रमोट होकर आईपीएस बने थे। उनके पिता हरियाणा के पूर्व डीजीपी थे। डीआईजी भुल्लर ने क्रिमिनल केस सेटल कराने के नाम पर कबाड़ कारोबारी से हर महीने 8 लाख रुपए सेवा पानी यानी रिश्वत की मांग की। बड़े अधिकारी हैं तो जाहिर है इनको हर महीने सेवा पानी भी बड़ा ही चाहिए था। लेकिन मसला औकात से बाहर जाते देख स्क्रैप डीलर ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी। सीबीआई छापे के बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। डीआईजी भुल्लर के घर से दौलत का इतना अंबार मिला कि अगर एक आदमी को पैसे गिनने का काम आज सौंप दिया जाए तो तीसरी आंख के अगले हफ्ते ब्रॉडकास्ट होने वाले एपिसोड तक नोट गिनने का काम पूरा नहीं होगा। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर को 8 लाख रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनके घर पर तलाशी में 7 करोड़ 50 लाख रुपए कैश, 2.5 किलो सोने के जेवरात, रोलेक्स और राडो जैसी ब्रांडेड
26 लग्जरी घड़ियां, 100 जिंदा कारतूसों के साथ 4 हथियार, 108 विदेशी शराब की बोतल, मर्सिडीज और ऑडी कार की चाबियां, बैंक अकाउंट्स के दस्तावेज और 50 बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले। सोचिए, फेहरिस्त खत्म नहीं हो रही इनकी संपत्तियों की, इनकी रिश्वत की कहानियों की। डीआईजी भुल्लर के करीबी बिचौलिए के घर से सीबीआई ने 21 लाख रुपए बरामद किए। हरचरण सिंह भुल्लर की अवैध संपत्तियां चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला और लुधियाना तक फैली हुई हैं। सीबीआई ने उनके 15 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। एजेंसी को आशंका है कि डीआईजी का नेटवर्क और उनकी अवैध संपत्तियों का ट्रेल देश के अलग अलग राज्यों तक फैला हुआ है। सीबीआई ने इस रिश्वतखोर डीआईजी को जेल भेजा और पंजाब सरकार ने उसे सस्पेंड कर दिया। हरचरण सिंह भुल्लर अब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के राडार पर हैं। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद भुल्लर के खिलाफ किसी भी समय इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने का केस दर्ज किया जा सकता है। भुल्लर ने इनकम टैक्स रिटर्न में 18 करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई है। अब सीबीआई उनकी घोषित प्रॉपर्टी और घर से मिले दस्तावेजों का मिलान कर रही है। अगर इसमें से कोई भी गड़बड़ी मिलती है उनको, तो उन पर आपराधिक केस भी दर्ज होगा। वहीं ईडी भी इस केस पर नजर बनाए हुए है। फार्म हाउस और घर से विदेशी शराब मिलने के बाद एक्साइज एक्ट के तहत भी अलग केस दर्ज उन पर हो चुका है। सस्पेंड हो चुके हरचरण सिंह भुल्लर ने केंद्र सरकार के पास 1 जनवरी 2025 तक की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की थी। इस रिटर्न के मुताबिक उनका मूल वेतन 2,16,600 रुपए महीना है। 58% महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ मंथली सैलरी लगभग 3,20,000 रुपए बनती है। इनकम टैक्स की स्लैब के हिसाब से सैलरी का लगभग 30% हिस्सा टैक्स में कट जाता है। इस डिडक्शन के बाद भुल्लर का सालाना वेतन तकरीबन 27 लाख रुपए बनता है। रिटर्न में दूसरे जरियों से 11,44,000 की एनुअल इनकम भी दिखाई गई है। इस तरह भुल्लर की कुल सालाना इनकम लगभग 38,44,000 रुपए बनती है, जबकि सीबीआई को उनके ठिकानों से मिली अकूत दौलत और संपत्ति के दस्तावेजों का डीआईजी साहब ने किसी सरकारी दस्तावेज में जिक्र ही नहीं किया। यहां आपको बता देना जरूरी है कि महाभ्रष्ट डीआईजी हरचरण भुल्लर शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग केस की जांच करने वाली एसआईटी को भी हेड कर चुके हैं। यही नहीं, 1993 में डीएसपी भर्ती होने के बाद 2016 में आईपीएस प्रमोट होने से लेकर अब तक वो पंजाब के कई जिलों में पुलिस कप्तान रह चुके हैं और कई हाई प्रोफाइल केसों की जांच कर चुके हैं। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी अगुवाई में हुई जांच की हकीकत क्या ही रही होगी। भ्रष्टाचारियों को घूसखोरी में इस कदर मीठा रस मिलता है कि कई बार तो 1-2 अधिकारी नहीं बल्कि पूरा महकमा ही सामूहिक रूप से जमीर बेच देता है। मध्य प्रदेश के सागर में एक फूड इंस्पेक्टर ने मुट्ठी भर सरसों के दाने उठाए। उन्होंने पानी के कटोरे में उसे डाला। कुछ ही सेकंड में दाने टूटने लगे और घुलते ही मिट्टी में बदल गए। सरसों के दाने मिट्टी में। अजब गजब एमपी के नायाब अधिकारियों ने महा घोटाला करते हुए मिट्टी के दानों से सरसों बनाकर बेच दी। देखिए बॉस, क्या होता है ये। बहुत मुमकिन है कि तीसरी आंख देखने वाले कई दर्शकों के पेट में पहुंच चुका होगा ये मिलावटी तेल, ऐंठन पैदा कर रहा होगा। तो जो हमारा शो देख रहे हैं वो एक बार अपनी सरसों को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये मिट्टी से बनी सरसों आपके पेट में जा चुकी हो पहले या जाने वाली हो। इन अधिकारियों का क्या भरोसा। इस जांच के बाद मध्य प्रदेश में किसानों से एमएसपी पर सरसों खरीदने में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो गया, जिससे पता चला कि सरसों के भंडार का
35 से 40% हिस्सा अनाज नहीं बल्कि मिट्टी के दाने थे, जिन्हें चालाकी से सरसों बताकर बेचा जा रहा था। दरअसल नेफेड ने 2024-25 रबी सीजन में 2 सहकारी समितियों के जरिए करीब 8,950 क्विंटल सरसों खरीदी। इसमें से 8600 क्विंटल से ज्यादा फसल की नीलामी हो चुकी थी और करीब 300 क्विंटल सरसों गोदाम में ही रखी थी। केंद्र सरकार की एमएसपी योजना के तहत यह सरसों 2,650 रुपए की प्रति क्विंटल की दर से खरीदी गई। जब छत्तीसगढ़ की एक निजी फर्म को यह सरसों बेची गई और वे माल उठा रहे थे, तब खरीदार को शक हुआ कि सरसों की गुणवत्ता कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद नेफेड के अधिकारियों ने गोदाम के स्टाफ की मौजूदगी में जांच की। जांच में पता चला कि सरसों के स्टॉक का लगभग 40% हिस्सा मिट्टी के दानों से भरा हुआ था। नेफेड गोदाम के भ्रष्ट अधिकारियों ने जानबूझकर किसी भी बोरी पर किसान कोड नहीं लिखा ताकि सही और मिलावटी सरसों का भेद कभी पता ही ना चले। खुलासा होने तक घोटालेबाज करीब 1,566 क्विंटल मिट्टी सरसों बताकर बेच चुके थे। इससे सरकार को 8 करोड़ 54 लाख रुपए का चूना लगाया गया। ऐसे लगाते हैं अधिकारी सरकार को चूना। इस पूरे भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ है जिन्होंने अनजाने में इसी मिलावटी सरसों के तेल को खाने के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। उनकी सेहत को हुए नुकसान की भरपाई किसी भी तरीके से पूरी अब नहीं की जा सकती। और ऐसी बात नहीं है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। हाल ही में एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर एसपी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, भ्रष्टाचार और पैसे के लेन देन की शिकायतें लगातार आ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कोई कलेक्टर बिना पैसे लिए काम ही नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कोई रोक नहीं है इन पर। ऐसे भ्रष्टाचार फैल रहा है। आए दिन एमपी में नए नए तरीकों से करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं। सागर में पकड़े गए सरसों घोटाले के बाद नेफेड की खरीद, सर्वे और स्टोरेज से जुड़े 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इसका फाइनल नतीजा क्या होगा, ये कई साल लंबी चलने वाली जांच के बाद ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी मिट्टी के दानों से सरसों बनाकर बेच देते हैं, तो उसी एमपी से अलग होकर अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ के अधिकारी भ्रष्टाचार में 2 कदम आगे निकल जाते हैं। यहां सरकारी सिस्टम की छत तले ऐसे चूहे और दीमक पलते हैं जो 7 करोड़ के धान को चट कर जाते हैं। कवर्धा जिले के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी गोदामों में रखा 7 करोड़ कीमत का धान ना तो चोरी हुआ, ना ही बेचा गया, बल्कि इसे चूहे, दीमक और कीड़े खा गए। डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग अफसर अभिषेक मिश्रा से जब सवाल किया गया कि उनकी ये दलील हजम नहीं हो रही, तो साहब दावा करते हैं कि हम तो फिर भी ठीक हैं, बाकी जिलों की हालत और ज्यादा खराब है। यानी कवर्धा को छोड़कर छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों के सरकारी चूहे कहीं ज्यादा माल गटक कर चुके हैं। देखिए, प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है। हमारा स्थान 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शार्टेज। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा में 3.5 है, चारबाठा में। वजह क्या है उसमें? वजह क्या है शार्टेज आने का? खुले में धान रखा है,
खुले मैदान में रखा हुआ है, तो उसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। अनियमितता भी सामने आई है बाजार 4 घंटा के अंदर, क्या कार्रवाई की? 4 घंटा में अभी इस साल हम नया प्रभारी लाए हैं, पिछले साल के प्रभारी को हटा दिया गया है। क्या मान रहे हैं विभाग गड़बड़ी हुई है वहाँ? मैं तो आपको बताया कि प्रदेश के आधे से ज्यादा संग्रहण केंद्र में इससे भी ज्यादा शॉर्टेज है। 65 में से 33 संग्रहण केंद्र, इससे भी ज्यादा शॉर्टेज है। ऐसा नहीं कि हमारे कोई असामान्य कमी आ गई, पूरे प्रदेश में खुला धान था, पूरे प्रदेश में कमी आई। धान गबन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धान गबन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विजय शर्मा होश में आओ, होश में आओ। वहीं जब विपक्ष ने चूहे पकड़ने वाले पिंजरे लेकर विरोध प्रदर्शन किया, तो सरकार ने 26,000 क्विंटल धान गायब कर उटपटांग बयान देने वाले अधिकारी अभिषेक मिश्रा को कवर्धा के डीएमओ पद से सस्पेंड कर दिया। करोड़ों के भ्रष्टाचार और बेशर्मी से भरी बयानबाजी का यह मामला छत्तीसगढ़ के सरकारी स्टोरेज सिस्टम की पोल खोल देता है। विजय शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विजय शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दरअसल साल 2024-25 के दौरान राज्य सरकार ने किसानों से एमएसपी पर 7,99,000 क्विंटल धान खरीदा, लेकिन पैमाइश के दौरान कवर्धा में 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। वहीं इस भ्रष्टाचार पर जब आला अधिकारियों से सवाल किए गए, तो कलेक्टर गोपाल वर्मा ने डीएमओ अभिषेक मिश्रा की दलील को भी छोटा साबित कर दिया। वो इनसे भी आगे निकल गए। कलेक्टर का कहना है कि धान को चूहों ने नहीं खाया। सोचिए क्या हुआ होगा। वो कह रहे हैं कि सरकारी गोदाम में रखे रखे धान की फसल सूख जाती है और सूखने की वजह से ही 99,000 क्विंटल धान को जब दोबारा मापा गया तो उसमें 26,000 क्विंटल की कमी आ गई। महाभ्रष्टाचार को जायज ठहराने के लिए इन अधिकारियों के एक से एक बढ़कर तर्क सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी अपना माथा पीट लेंगे। लेकिन तीसरी आंख की जांच में सामने आया कि घोटाले को छुपाने के लिए कवर्धा के इन अधिकारियों ने गोदामों के सीसीटीवी से छेड़छाड़ की है, क्योंकि वो तो उड़ गया था ना, रखे रखे सूख गया था। सीसीटीवी में आ जाएगा कैसे सूख जाता है धान ऐसे रखे रखे। तो क्या होता है, वहीं धान खरीदने बेचने के लिए फर्जी बिल बनाए गए। इसके साथ ही मजदूरों की फर्जी हाजिरी भी लगाई गई। इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के अधिकारी बुरी तरह घिर चुके हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर धान चूहे और दीमकों ने खाया तो फिर फर्जी बिल किसने बनाए, फर्जी एंट्री किसने की, सीसीटीवी से छेड़छाड़ क्यों की गई और किसने की? और अगर सब कुछ ठीक ही था जनाब, तो अधिकारियों को सस्पेंड करना ही क्यों पड़ा? तो यहां पर मैं उन किसानों को कुछ कहना चाहूंगी। आप भी अपने घरों में कई बार बहुत सारा अनाज और धान लाकर रख देते हैं, तो देखिएगा कि आपके पुरखों ने जो नहीं देखा होगा वो इन अधिकारियों ने दिखा दिया। आपके घर में रखा हुआ धान भी क्या सूख जाता है, ऐसे गायब हो जाता है? ये सवाल आपसे है मेरा। काश ये अधिकारी रिश्वत के बारे में सोचते वक्त ही शर्मिंदगी महसूस कर लें, तो खुद उनके साथ इस देश का भी भला हो जाएगा। लेकिन रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सरकारी सिस्टम में इस कदर बस चुका है कि जब इनकी करतूत सरेआम आ भी जाती है तो आला अफसरान के कानों में जू तक नहीं रेंगती। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौजूद है झंडापुर गांव। सैकड़ों गांव वालों के लंबे संघर्ष के बाद यहां 400 मीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव सरकारी फाइलों में अंजाम तक पहुंचता है, लेकिन उसके बाद
भ्रष्टाचार के लिए बदनाम ठेकेदार को सड़क बनाने का टेंडर दिया जाता है। जाने फिर गांव वालों का दिमाग कैसे चकरा गया और आखिर में उनकी आशंका एकदम जायज निकली। सड़क देखने पहुंचे तो उनकी साइकिल के ब्रेक मारने से ही सड़क की गिट्टियां उखड़। रात को बनाई गई सड़क अगले 24 घंटे में उखड़ गई। गांव वाले जूते चप्पलों के साथ सड़क को रगड़ रहे थे और ना ही रोड रोलर चलाया गया। नतीजन बनाने के साथ ही सड़क हाथों हाथ किनारे से बैठा घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, रातों रात जो बना रहे थे। आरोप है कि इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार की फर्म ने इसी इलाके में 4 से 5 करोड़ रुपए के काम कराए हैं। उन सभी की हालत भी लगभग झंडापुर की सड़क जैसी ही है। वहीं सड़क घोटाले के सवाल पर वहीं कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि जांच की जाएगी। थैंक्स टू द ऑफिसर्स और इस पे काम करेंगे। मेरा भी यही प्रयास होगा कि विषयों को सॉल्व करें, फीडबैक पॉजिटिव ही आए और जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस मिले। जूते चप्पल से रगड़ खाकर खत्म हो जाए, उसी से पता लग जाता है कि हमारी देश की तस्वीर में भ्रष्टाचार कहां कहां कैसे फैला हुआ है। इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकारी सिस्टम में रिश्वत और भ्रष्टाचार की जब भी बात होती है तो आमतौर पर पुरुषों के चेहरे ही सामने आते हैं। महिला अधिकारियों को अक्सर कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जवाबदेह माना जाता रहा है कि भाई महिला है, अच्छा काम कर लेगी। लेकिन तीसरी आंख की पड़ताल में ये मंदाकिनी दीक्षित एमपी के देवास में सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर तैनात थी। उन्होंने वसूली और दबाव का ऐसा जाल फैलाया कि एक शख्स ने परेशान होकर अपनी जान दे दी। सोचिए जरा, मंदाकिनी दीक्षित की मांग से परेशान होकर शराब ठेकेदार दिनेश मकबाना ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले बनाए वीडियो में उसने आरोप लगाया कि मंदाकिनी दीक्षित उस पर हर महीने 7,50,000 रुपए की रिश्वत देने का दबाव बना रही थी। खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए ये बात, उसने किन हालातों में सुसाइड किया। मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। चापड़ा, कर्नावत, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास। 14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी, ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पर रोक लगवा देती है, देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती, जब तक पैसा नहीं आए तो माल मत दो। आज भी मेरा इशू था तो मना कर दिया उनने वेयर हाउस पे कि माल मत देना, और जब तक पेमेंट नहीं आए, जब तक रोज रोज की इनके यही रहता है। तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। दिनेश ने वीडियो में दावा किया कि वो इस महिला अधिकारी को पहले ही 20 लाख रुपए दे चुका था, लेकिन लगातार बढ़ती मांग और दबाव से तंग आकर वो एक कदम उठा रहा है। मामले के तूल पकड़ने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित कर दिया गया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और सरकारी जांचों का अंजाम आप जानते हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम ये शो क्यों कर रहे हैं। अधिकारियों का इस कदर दबाव, रिश्वतखोरी का, कि कोई अपनी जान दे दे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एमपी के सिवनी थाने में एसडीओपी के पद पर तैनात रही पूजा पांडे से। हवाला कारोबारी से 1,50,00,000 रुपए हड़पने के बाद मैडम जी सस्पेंड हैं। अब इनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। एमपी के सिवनी का यह केस पुलिस की संगठित लूट का एक क्लासिक उदाहरण है। एसडीओपी पूजा पांडे को सूचना मिली कि नागपुर जा रही एक क्रेटा कार में हवाला के 3 करोड़ रुपए हैं। उनकी अगुवाई में पुलिस टीम ने गाड़ी को रोका।
पूजा पांडे की अगुवाई में। सुनते जाइए। रुपए जब्त कर अपनी गाड़ी में रखे उन्होंने और कारोबारी को बिना किसी कार्रवाई के जाने दिया। उन्हें लगा कि हवाला का पैसा होने के कारण कोई शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि लोग छुपाना चाहते हैं ना। लेकिन उनका यह दाव उल्टा पड़ गया। व्यापारी अगले ही दिन थाने पहुंच गया। मामला खुलता देख एसडीओपी पूजा पांडे ने उसे 50-50 का ऑफर दे दिया। 1.5 करोड़ पुलिस रखेगी और 1.5 करोड़ उसे वापस मिल जाएंगे। अंदर की डीलिंग है ये। लेकिन जब व्यापारी को उसके हिस्से के पैसे लौटाए गए तो उसमें भी 45 लाख रुपए कम थे। इस धोखाधड़ी से बौखलाए व्यापारी ने हंगामा कर दिया और मामला मीडिया तक पहुंच गया। इस घटना ने पूरे पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया। पूजा पांडे समेत 10 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। जांच में आरोपी पुलिस वालों के पास से 1 करोड़ 45 लाख रुपए भी बरामद हुए। पूजा पांडे समेत 11 पुलिस कर्मियों पर डकैती, अवैध हिरासत, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। अगर यही हौसला पूजा पांडे वाकई में देश के भले के लिए लगाती तो उन्हें शायद इसका इनाम मिल सकता था। लेकिन यहां पर उनकी नीयत ने सिस्टम को ही शर्मसार कर दिया। मध्य प्रदेश के ही सागर जिले के एक छोटे से गांव किरौत के सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाने वाली प्रतिभा राय की भी कहानी सुन लीजिए। अब प्रतिभा राय की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बच्चों को पढ़ाने की आड़ में वो 23 जिलों में रेत के अवैध कारोबार का विशाल साम्राज्य चला रही है। जांच में खुलासा हुआ कि उनकी मर्जी के बिना रेत का एक डंपर भी इलाके से नहीं गुजर सकता। एक बीना तहसील में ग्राम किर्रोद है, वहाँ पदस्थ एक प्रतिभा राय जो एक शिक्षिका है और शिक्षिका के साथ साथ वो रेत का व्यापार करती हैं। और रेत के व्यापार का किसी से छुपा नहीं है बीना के अंदर। उनका ये कारण है कि पूरे नाके उनके हैंड ओवर है किसी को ट्रॉली बीना के आसपास। एक शिक्षिका होने के साथ बच्चों को शिक्षा तो दे नहीं रही, वो स्कूल में बैठकर वो अवैध व्यापार कर रही है। रेत का अवैध व्यापार चल रही। इसकी जानकारी हमें एक अखबार के माध्यम से लगी कि भाई रेत का अवैध व्यापार करती हैं, उनकी नाके हैं। और इसी को लेकर हम आए कि उनको शिक्षिका के पद से उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि एक साथ दो काम के अवैध काम और शिक्षक। खुद को एक निजी खनन कंपनी से जुड़ा बताती थी और खनिज नाकों से लेकर अवैध खदानों तक सब कुछ उनके कंट्रोल में था। उनकी समानांतर सरकार में खनिज विभाग के अधिकारी और पुलिस भी शामिल थे। सब मिल बांट कर काम कर रहे थे, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लग रहा था। इस खुलासे के बाद अब शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। चलिए अब करप्शन की एक और कहानी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में महज 30,000 रुपए महीने की सैलरी पर काम करने वाली कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीना ने करप्शन की मिसाल और रायसेन में उनके ठिकानों पर छापा मारा तो जांच अधिकारी भी दंग रह गए। हेमा मीना 7 करोड़ के कुत्ते शामिल थे। उनके घर में 30 लाख रुपए का एलईडी टीवी लगा था। फार्म हाउस पर 50 से ज्यादा महंगे कुत्ते मिले, जिनकी रोटियां बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मशीन लगाई गई थी। अंदाजा लगाइए, यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से कई 100 गुना ज्यादा थी। जरा अंदाजा लगाइए, मोहतरमा के कुत्तों के लिए रोटी की मशीन लगाई गई थी और इस देश में अभी भी कितने लोग भूखे सो जाते हैं। इसलिए जरूरी है ऐसे लोगों के बारे में बात करना, ऐसे सिस्टम को बेनकाब करना। आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई कहानी हो रही है तो आप हमें लिखें, भारत एक्सप्रेस को भेजें। मैं वादा करती हूं कि उस कहानी को हम अपने इस शो में दिखाएंगे। अगर कोई वाकई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे बेनकाब करेंगे। अगले हफ्ते जनहित के मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।